नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर और उन्होंने हरिद्वार के नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें से करीब 21 करोड़ की लागत से तैयार हुआ सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। धर्म नगरी हरिद्वार को भी श्री काशी विश्वनाथ, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काशी का कॉरिडोर बनाया गया है। एक समय जब लोग भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो एक सकरा सा रास्ता होता था और दर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से आज काशी का कॉरिडोर बन जाने के बाद वो पूरे हाईवे जैसा निर्मित हो गया है। एक साथ लाखों लाखों लोग आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर इसी की भांति हम भव्य और दिव्य रूप देने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी 2 दिन पहले श्री मदन कौशिक जी भी हमारे साथ उस बैठक में थे। अनेक सुझाव, अनेक प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। अन्य लोगों से भी हम कंसल्टेंट कर रहे हैं, सभी के सुझाव लेकर उस काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर की जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलाने के लिए पॉट टैक्सी के संचालन की कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिन मदरसों में गलत तरीके से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। अवैध मदरसों और यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू। 54 करोड़ 31 लाख रुपए की आज 54 करोड़ 31 लाख रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, जिसमें से एक बड़ी धनराशि से लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें अनेक स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, योग इत्यादि यहाँ पर संचालित होगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में ये काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर दिल्ली वाला सर उसको कैसे राहुल गांधी जी द्वारा जो भाजपा सांसदों को छोड़ गई, देखिए उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। अभी हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जिस प्रकार से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, उससे बौखला कर अब ये इस प्रकार की हाथापाई, इस प्रकार की चीजों पर उतारू बलपूर्वक काम करने पर विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को इस साल के लिए पूंजीगत निवेश के अंतर्गत विशेष सहायता योजना के तहत कुल 50 करोड़ 97 लाख की वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से राज्य में संचालित योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह धनराशि मंजूर की है और डबल इंजन की सरकार लगातार जनहित के लिए काम कर रही है। देवभूमि के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल बनाते हैं, कोई बस अड्डा बनाते हैं या कोई सार्वजनिक भवन बनाते हैं, तो उसमें इसका विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हमारी तो धनराशि से कई योजनाओं को मदद मिलेगी और विकास को पर लगेंगे। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा का प्लान तैयार हो चुका है और चारधाम यात्रा की एडवांस तैयारी सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। जनवरी 2025 तक तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल और यात्रा के रजिस्ट्रेशन की मजबूत व्यवस्था की जानी चाहिए। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर निर्देश, पार्किंग की व्यवस्था का भी खास प्लानिंग और होटल शौचालय की व्यवस्था का भी निर्देश। शीतकालीन यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड बुलाया है और सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश भर से पर्यटकों को उत्तराखंड बुलाया है। सीएम धामी ने अपने पोस्ट में लिखा, तो चले आइए देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर। पैगोंड नैनीताल आपकी शीतकालीन यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयार है। यहाँ की शांत वादियाँ, सर्द मौसम की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य आपके मन को सुकून और आनंद से भर देगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो इस खबर पर हमारे साथ किशोर उपाध्याय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, टिहरी से विधायक हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पर्यटकों को उत्तराखंड बुलाया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, सब कुछ तैयारी हो चुकी है? शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंडिया वॉइस का भी बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो है मेरी विचार जानने के लिए मुझे जो है कर दिया। देखिए, जो देवभूमि उत्तराखंड है उसमें लोगों की अगाध श्रद्धा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से उसको पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों से भी कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो बड़ा सराहनीय है। शीतकालीन यात्रा शुरू होगी तो एक तो जो लोगों को अध्यात्म में जिनकी रुचि है और जिनका विश्वास है कि हम उत्तराखंड जाएंगे और जहाँ पर भी इस समय चार धामों की हमारी जो आराध्य हैं उनको स्थापित कर लेते हैं, उसमें जो शीतकालीन जो उनका प्रवास होता है, तो लोग अगर वहाँ आएंगे तो एक तो सबसे बड़ा फायदा उनको होगा जो यहाँ आएंगे अपनी भावनाओं के अनुसार, और उसके साथ में निश्चित रूप से जो हमारे रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। और उसमें केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री जी का तो उत्तराखंड के प्रति और हिमालय के प्रति विशेष उनका लगाव भी है। लेकिन मैं अभी हिमालय के ठीक सामने बैठा हूँ, यहाँ से बंदरपोट साथ में केदारनाथ वाली जो सारी चोटियाँ हैं, मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि इस समय जो है हिमपात ही नहीं हुआ है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुछ सालों में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। तो मेरे लिए चिंता का विषय ये भी है और इसको अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हिमालय की रक्षा कैसे हो सकती है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, अगर हरिद्वार में गंगा जल ही नहीं रहेगा और वृंदावन में, मथुरा में यमुना जल नहीं रहेगा। अब तो इस समय वो भी चल रहा है कुंभ का जो प्रयागराज में। किशोर जी,
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा का मुख्यमंत्री भी इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए और अविस्मरणीय आपको पल महसूस होगा, आपको अद्भुत लगेगा और आप शांत माहौल में रहेंगे, लेकिन विपक्ष का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो ये चारधाम यात्रा हुई थी इसमें प्रशासन की व्यवस्था तो एक्सपोज हो गई थी, तो ये फिर कहां से बुलावा बुला रहे हैं लोगों को, बुला करके उनको फिर अपनी वो थुका फजीयत होगी फिर। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक विपक्ष से जिसने भी कहा है, अगर आप सामने की तरफ एक उंगली उठाते हैं हाँ। तो आपकी तरफ जो है ना 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है, तो उनको कम अवसर नहीं मिला यहाँ जो है सत्ता में रहने का, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। जब हम इतना काम कर रहे हैं तो बिना बात के मेरे ख्याल से आलोचना करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी और कोई नया अगर इनिशिएटिव लेकर के आए हैं तो उसका सहयोग करना चाहिए। हाँ, पर कहीं पर जो कमी है आप बताएं क्या कमी है, तो उसको हम दूर करेंगे। सरकार पूरी तरह से आपके सुझावों पर विचार करने के लिए, अगर अच्छे सुझाव हैं तो उनको लागू करने के लिए तैयार है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं किशोर जी, आप तो बेबाक और बेहतरीन बोलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ईमानदारी से जवाब भी देते हैं आप। किशोर जी, क्या ये बात सही नहीं है कि अभी जो पिछले चारधाम यात्रा अभी हुई है इसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हमने भी देखी, किशोर जी आपने भी देखा होगा, और उसको लेकर क्या आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष की भी ये भूमिका होती है कि वो जो चीजें खराब हैं, जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उसको लेकर सवाल उठाए? और अब शीतकालीन यात्रा पर मुख्यमंत्री इन्विटेशन तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यही तो आरोप है कि जैसे चारधाम यात्रा में व्यवस्था फैली, कहा तो पहले भी जा रहा था कि भाई व्यवस्था पूरी है, लेकिन जब यात्री आने लगे तो सब कुछ एक्सपोज हो गया। तो बम जी, मैं ये नहीं कहता हाँ, कमियां नहीं रहती हैं, निश्चित रूप से कमियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में बहुत सी जो है कमियां होती हैं। प्रभु भी सबकी उसकी जो चाहते हैं मनोकामनाएं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर हमारा जो मानवीय प्रयास होना चाहिए कि हमारे हाथ में जितना है, मान लीजिए बारिश, भयंकर बारिश हो गई और कहीं पर सड़क टूट गई और उसमें मान लीजिए 200-400 गाड़ियां कहीं पर फंस गई, तो उनके लिए व्यवस्था करने में समय लगता है ना। तो इसलिए का जो है हमारे यहाँ मौसम भी होता है, प्राकृतिक जो स्थिति है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनको अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। तो उसमें अगर कमियां रही हैं तो उनको दूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमियां ही देखते रहें और कोई इनिशिएटिव अगर लिया जा रहा है तो हम उनका विरोध करें, वो कोई अच्छी बात नहीं। बिल्कुल किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों ने राय देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में पार्षदों की राय ली जाएगी और शनिवार यानी कल मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी से रायशुमारी की जाएगी। और इसी को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्य पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। और बता दें कि हल्द्वानी में मेयर सीट के ओबीसी हो जाने के बाद व्यापारी नेता नवीन वर्मा को भाजपा में शामिल किए जाने का पार्टी विरोध कर रही है, तो वहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गजराज बिष्ट को टिकट दिए जाने की पैरवी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए शाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें।
हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा, हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। तो खबर देहरादून से है, जहां नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। आपको बता दें कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया और बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। साथ ही प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने यह भी कहा कि पंचायती राज सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं, इसलिए पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है, 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभा तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा। तो खबर पिथौरागढ़ से है, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिससे सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए गए। और आपको बता दें कि कंप्यूटर क्लास और विज्ञान लैब यानी साइंस लैब बनाने में 44 लाख रुपए खर्च किए गए। तो अगली खबर रामनगर से है, जहां इको पर्यटन केंद्र के सभागार में वन विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला मंडल स्तर पर आयोजित की। यह कार्यशाला कार्बन फाइनेंसिंग से संबंधित है, जिसमें पूरे मंडल स्तर के वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही कई लोग ऑनलाइन भी कार्यशाला से जुड़े। आपको बता दें कि कार्यशाला का मुख्य जो विषय है वो उत्तराखंड में जो वन पंचायत है उनको किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट में विकसित किया जा सके और किस प्रकार से इसका वित्तीय लाभ प्राप्त कर सके, इसके संबंध में यह कार्यशाला आयोजित की गई। देखिए, ये 2 दिवसीय कार्यशाला मंडल स्तर पर आयोजित की गई है। ये कार्बन फाइनेंसिंग से संबंधित एक वर्कशॉप है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ आज यहाँ एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमारे पूरे मंडल स्तर से सम्मिलित हुए हैं। कई लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं जो दूरस्थ प्रभागी वनाधिकारी हैं। इसके अलावा विभिन्न वन पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी इसमें वार्ता की जानी है, और भी जो विभिन्न हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इन सभी के हितधारकों के साथ इसमें बैठक की जाएगी, इनके सुझाव लिए जाएंगे। इस पूरी कवायद का जो मेन पर्पज़ है, जो प्रयोजन है, वो ये है कि जो हमारी वन पंचायतें हैं
उत्तराखंड में, उनको किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स उनमें विकसित किए जा सकें और उनको किस प्रकार से इसका लाभ, वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके, इसके संबंध में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसका अर्थ यह है कि जो डिग्रेडेड एरियाज़ हैं, अवनत वन हैं अलग अलग वन पंचायतों में, उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर किस प्रकार से हम सम्मिलित कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें उनको रिस्टोर करने की प्रक्रिया के दौरान ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स का फ़ायदा उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्राप्त हो सकता है, ताकि उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो सके और एक आय के वैकल्पिक स्रोत का सृजन वन पंचायत के स्तर पर हो पाए। ये इन्वेस्टर समिट जो अभी पिछले वर्ष हुआ था। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।